जिंदगी की कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है। जिंदगी में हर पहलू इम्तिहान होता है। डरने वालों को नहीं मिलता कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? चलो भाई, पेन पेपर उठा लो। आज हम कर रहे हैं 8 से लेकर 14 सितंबर 2023 तक के करंट अफेयर। ये हमारी वीकली करंट अफेयर की सीरीज है और हम यहाँ पर आज एपिसोड 2 कर रहे हैं वीकली करंट अफेयर का। ठीक है, ये आपके एसएससी, बैंक, रेलवे, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं जहाँ पर भी आपसे जीके, जीएस, करंट अफेयर ये चीज़ें पूछी जाती हैं तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। दिल्ली पुलिस के अभी कांस्टेबल के फॉर्म आ रखे हैं, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपके यूपीएससी, यूके पीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, इन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर। आजकल हर एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है, तो आप लोग इन्हें ज़रूर देखिए। इसके अलावा मैंने यहाँ पर 6 मंथ के और 3 मंथ के भी मैंने यहाँ पर करंट अफेयर बना रखे हैं, तो आप लोग इन्हें ज़रूर देखिए, अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए। और एक बात और कहना चाहूँगा, आप लोग अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का। देखो भाई, सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है, पीएम मोदी की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार एसपीजी प्रमुख का 61 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका नाम क्या है? एसपीजी चीफ रिस्पॉन्सिबल फॉर पीएम मोदी सिक्योरिटी पास्ड अवे एट द एज ऑफ 61। व्हाट इज हिज नेम? तो देखिए, इनका नाम है अरुण कुमार सिन्हा। ठीक है, अभी हाल ही में अरुण कुमार सिन्हा का क्या हो गया? निधन हो गया। आप एक बात याद रखना कि निधन से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये जो अरुण कुमार सिन्हा थे, ये एसपीजी के 12वें निदेशक के रूप में इनकी नियुक्ति हुई थी मार्च 2016 में। और जो अरुण सिन्हा हैं वो 1987 के केरल कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। अगर एसपीजी की बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 8 अप्रैल 1985 में हुई थी और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये कि अभी हाल ही में जो अरुण कुमार सिन्हा जी का निधन हो गया है वो क्या थे? पीएम मोदी की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार एसपीजी के प्रमुख थे। चलिए आगे देखते हैं। मालिनी राजूरकर का 82 साल की उम्र में निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? मालिनी राजूरकर डाइड एट द एज ऑफ 82। सी वॉज रिलेटेड टू विच फील्ड? तो देखिए, जो मालिनी राजूरकर थी वो क्या थी? एक शास्त्रीय गायिका थी। ठीक है, ये क्या थी? क्लासिकल सिंगर थी। इनका अभी हाल ही में 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, जो मालिनी राजूरकर हैं वो टप्पा और तराना शैली पर अपनी पकड़ के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, ये टप्पा और तराना क्या हैं? ये गायन शैली है और इनमें इनकी काफ़ी अच्छी पकड़ थी। देखिए, जो सामवेद है उसको शास्त्रीय संगीत का जनक कहा जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। हिंदुस्तानी शैली और कर्नाटक शैली क्या है? भारतीय शास्त्रीय संगीत की दो प्रमुख शैलियाँ हैं। ठीक है, जो भारतीय शास्त्रीय संगीत है इसकी दो शैलियाँ क्या क्या हैं? हिंदुस्तानी शैली और कर्नाटक शैली। अब देखिए, जो हिंदुस्तानी गायन शैली है उसके प्रमुख रूप हैं ध्रुपद, ख्याल, धमार, ठुमरी और टप्पा। इसी प्रकार जो कर्नाटक गायन शैली है उसके प्रमुख रूप क्या क्या हैं? वर्णम, जावाली और तिल्लाना। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। ज़रूरी नहीं है कि आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाए, इससे रिलेटेड आपके जो भी स्टैटिक के क्वेश्चन बनते हैं वो भी यहाँ पर पूछ सकते हैं, तो आप इनको ज़रूर याद रखें। चलिए आगे देखते हैं। वीडियो थोड़ा लंबी होगी क्योंकि मैंने इसमें 5-6 दिन का एक साथ लिया, तो 25-30 क्वेश्चन होंगे इसमें, तो अंत तक वीडियो ज़रूर देखिए और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। चलिए आगे देखते हैं। मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? Who has won the title of Miss International India 2023? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, जो प्रवीणा अंजना हैं उनको अभी हाल ही में मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब इनको मिला है। ये जो प्रवीणा अंजना है ये कहाँ की हैं? उदयपुर की 23 वर्षीय पेशे से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि इनका ये किस राज्य की हैं? उदयपुर की हैं। इनकी एज क्या है? 23 वर्ष है और ये पेशे से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं जिसको हम सीए बोलते हैं। ठीक है,
देखिए अगस्त 2023 में मिस डिवाइन ब्यूटी 2023 का खिताब भी उनके नाम है। इन्होंने जो हाल ही में अगस्त 2023 में मिस डिवाइन ब्यूटी 2023 का जो खिताब था वो भी इनको मिला है। अगर बात करें मिस इंटरनेशनल इंडिया 2022 का, तो जो 2022 का जो खिताब था वो उत्तर प्रदेश की जोया अफरोज ने जीता था। ये भी आपसे पूछ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि 23 का ही पूछें, आपसे 22 का भी पूछ सकते हैं, क्योंकि आजकल 1-2 साल पहले का भी यहाँ पर एग्जाम में देखने को मिल रहा है कि 1-2 साल पहले के क्वेश्चन भी पूछ ले रहे हैं करंट अफेयर के। तो आपको करंट ईयर और उसके पिछले साल का भी याद होना चाहिए। 2023 का किसने जीता अभी मिस इंटरनेशनल इंडिया, ये परवीणा अंजना ने जीता। और 2022 का किसने जीता था, जोया अफरोज ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी की किस पुस्तक को लंदन में नॉन फिक्शन के लिए प्रतिष्ठित बेली गिफोर्ड पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? विच बुक बाय डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर द प्रेस्टिजियस बेली गिफोर्ड प्राइज फॉर नॉन फिक्शन इन लंदन? तो इसका आंसर हो जाएगा द सॉन्ग ऑफ द सेल, एन एक्सप्लोरेशन ऑफ मेडिसिन एंड द न्यू ह्यूमन। ये इनकी बुक का नाम है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए जो डॉक्टर मुखर्जी हैं वो क्या हैं, एक भारतीय अमेरिकी कैंसर चिकित्सक और शोधकर्ता हैं। और जो बेली गिफोर्ड पुरस्कार है इसे पहले सैमुअल जॉनसन पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। ये अंग्रेजी भाषा में सर्वश्रेष्ठ नॉन फिक्शन लेखन के लिए एक वार्षिक ब्रिटिश पुस्तक पुरस्कार है। ठीक है, इसकी स्थापना 1999 में हुई थी और इसमें जो पुरस्कार की राशि है वो है 50,000 पाउंड। ठीक है, तो राशि भी आपसे पूछ सकते हैं, तो इसकी राशि आपको याद रखनी है, कितनी है, 50,000 पाउंड। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में दूरसंचार विभाग में नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम रिसेंटली? तो देखिए जो अभी दूरसंचार विभाग है उसमें जो नए सचिव नियुक्त हुए हैं वो कौन है, नीरज मित्तल है। जो मित्तल हैं वो के राजारमन का स्थान लेंगे, जिन्हें गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। जो पहले इसके सचिव थे के राजारमन, उनको अभी हाल ही में गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का अध्यक्ष उनको बना दिया गया है। तो अब इनकी जगह कौन लेंगे, नीरज मित्तल लेंगे। और जो नीरज मित्तल हैं वो 1989 बैच के एक IAS ऑफिसर हैं। ठीक है, नहीं सॉरी, देखिए ये दूसरा पॉइंट है। एक चीज़ और आपको याद रखना है, 1989 बैच के जो IAS अधिकारी हैं S कृष्णन, उनको इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। ये दूसरी नियुक्ति है किसकी, S कृष्णन की, जिनको इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 की थीम क्या है? ये थीम वाले आपसे एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, ये जरूर याद रखना है। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 की थीम क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023? तो देखिए इसकी जो थीम थी वो थी जिम्मेदार वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए वैश्विक सहयोग, समावेशी, लचीला और टिकाऊ। ये इसकी थीम थी। ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर अ रिस्पॉन्सिबल फिनेंशियल इकोसिस्टम, इंक्लूसिव, रिसाइलियंट, सस्टेनेबल। ये आपको थीम याद रखनी है इसकी। अब देखिए जो ग्लोबल फिनटेक फेस्ट है ये क्या है, सबसे बड़ा फिनटेक सम्मेलन है जो नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे हम NPCI कहते हैं, NPCI पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया PCI और फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल FCC के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है। तो इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, थीम आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए सवेरा योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? हु हैज लॉन्च्ड सवेरा स्कीम टू हेल्प सीनियर सिटीजन्स? तो देखिए जो प्रयागराज पुलिस है उसने अभी हाल ही में वरिष्ठ नागरिकों की सहायता करने के लिए सवेरा योजना नाम से
एक स्कीम लॉन्च की है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य और अन्य आपात स्थितियों के दौरान आवश्यक सेवाएं प्रदान करना। चलिए आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पहले भी पूछा जा चुका है। व्हेन इज इंटरनेशनल लिटरेसी डे सेलिब्रेटेड? तो देखो भाई, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और आज कितनी है? 14 सितंबर है। 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, हिंदी भाषा दिवस। अब देखिए, जो 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया था, उसकी थीम क्या थी? परिवर्तनशील दुनिया के लिए साक्षरता को बढ़ावा देना, टिकाऊ और शांतिपूर्ण समाजों की नींव का निर्माण, ये इसकी थीम थी। प्रमोटिंग लिटरेसी फॉर अ चेंजिंग वर्ल्ड, बिल्डिंग द फाउंडेशन फॉर सस्टेनेबल एंड पीसफुल सोसाइटीज़। ये थीम आपको याद रखनी है, थीम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। चलिए आगे देखते हैं। सुपर प्रीमियम कार्ड AURUM औरुम की नई सुविधाएं किसने लॉन्च की हैं? हु हैज लॉन्च्ड न्यू फीचर्स ऑफ सुपर प्रीमियम कार्ड औरम। ठीक है, तो ये जो SBI कार्ड है उसके द्वारा औरुम की नई सुविधाएं लॉन्च की गई हैं। ये क्या है? इनका एक सुपर प्रीमियम कार्ड है, तो आपको ये नाम याद रखना है, SBI कार्ड। चलिए आगे देखते हैं। भारत का पहला सौर शहर कौन बन गया है? विच हैज़ बिकम इंडियाज फर्स्ट सोलर सिटी? तो इसका राइट आंसर है सांची। ठीक है, जो सांची है वो क्या है? भारत का पहला सौर शहर बन गया है। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहला जो होता है वो आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। मून स्नाइपर चंद्र लैंडर स्लिम को अंतरिक्ष में किसने लॉन्च किया है? हु हैज लॉन्च्ड मून स्नाइपर लूनार लैंडर स्लिम इनटू स्पेस? तो ये किसने लॉन्च किया है? जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी ने। इसको शॉर्ट में जाक्सा भी कहा जाता है। ठीक है, ये जापान की क्या है? एक एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी है। इसके द्वारा मून स्नाइपर चंद्र लैंडर स्लिम को अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया। चलिए आगे देखते हैं। केंद्र ने मेडिकल शिक्षा में सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी प्रदान की है? व्हाट परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन हैज़ द सेंटर अप्रूव्ड फॉर गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट इन मेडिकल एजुकेशन? तो इसका आंसर है 10%। ठीक है, हाल ही में केंद्र सरकार ने जो मेडिकल शिक्षा है उसमें सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए 10% आरक्षण को मंजूरी प्रदान की है। चलो भाई आगे देखते हैं। भारतीय पुरुष टीम ने एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता? मोस्ट इंपोर्टेंट। विच मेडल डिड द इंडियन मेंस टीम विन द एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023? तो देखो, यहाँ पर जो भारतीय पुरुष टीम है उसने एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में कांस्य पदक जीता। ठीक है, इसको ब्रॉन्ज कहते हैं। तो ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर जीता था। अब देखिए, ये जो एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप हुई थी, ये कहाँ पर हुई थी? रिपब्लिक ऑफ कोरिया के प्योंगचांग में। ठीक है, और इसमें जो चाइनीज़ तैपेई है उसने सेमीफाइनल में भारतीय जोड़ी को हराया था। अब आपसे एग्जाम में क्या पूछा जाता है? किसी खिलाड़ी का नाम पूछा जाता है और उसका संबंध किस खेल से है ये पूछा जाता है। तो आपको ये नाम याद रखने हैं, शरत कमल, हरमीत देसाई और साथियान ज्ञानशेखरन। ये क्या है? पुरुष टेनिस खिलाड़ी हैं, टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। तथा मनिका बत्रा, अहिका मुखर्जी और सुतीर्था मुखर्जी, ये क्या है? महिला टेनिस खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, आपसे एग्जाम में इनका संबंध किस खेल से है ये पूछ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं भाई। भारत के पहले भूमिगत ट्रांसफर का अनावरण कहाँ किया गया है? वेयर हैज़ इंडियाज फर्स्ट अंडरग्राउंड ट्रांसफॉर्मर बीन अनवेल्ड? तो इसका आंसर है बेंगलुरु में। ठीक है, जो आपके बिजली के ट्रांसफ़र होते हैं वो ज़्यादातर कहाँ पर होते हैं? खुले में होते हैं, लेकिन अभी बेंगलुरु में पहली बार क्या किया गया है? भूमिगत ट्रांसफ़र का अनावरण किया गया है। वहाँ पर जो ट्रांसफ़र लगेंगे वो कहाँ लगेंगे? आप ज़मीन के अंदर लगेंगे। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि पहला
पहली बार ऐसा कोई कर रहा है। अब है उत्सर्जन व्यापार योजना लागू करने वाला भारत का दूसरा शहर कौन बन गया? विच हैज बिकम द सेकेंड सिटी इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट एमिशंस ट्रेडिंग स्कीम। तो देखो भाई, जो उत्सर्जन व्यापार योजना को लागू करने वाला भारत का दूसरा शहर कौन बन गया? अहमदाबाद बन गया। इस योजना का समग्र लक्ष्य क्या है? निर्धारित उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने की लागत को कम करना। और अगर बात करें कि इसको शुरू करने वाला पहला शहर कौन सा है, तो वो कौन है? सूरत है। तो ये भी आपको याद रखना है, पहला शहर सूरत है और अहमदाबाद अभी दूसरा शहर बन गया। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए टैबरीट के साथ साझेदारी की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली पार्टनर्ड विथ टैबरीट फॉर कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। ठीक है, जो तेलंगाना की सरकार है उसने अभी हाल ही में कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए टैबरीट के साथ साझेदारी की है। अब देखिए, जो टैबरीट है वो क्या है? संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यहाँ पर स्थित अग्रणी कूलिंग यूटिलिटी फर्म है। अब देखिए, इनका जो समझौता है वो किस चीज़ के लिए हुआ है? 1.25 लाख प्रशीतन टन, जिसको आरटी कहते हैं, जिला शीतलन संयंत्र और नेटवर्क बनाने के लिए तेलंगाना सरकार तथा टैबरीट के बीच समझौता हुआ है। तो आपको ये याद रखना है कि किस किस के बीच हुआ है? टैबरीट और तेलंगाना की सरकार के बीच। चलिए आगे देखते हैं। विश्व फिजियोथेरेपी दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे सेलिब्रेटेड? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 सितंबर। ठीक है, 8 सितंबर को विश्व फिजियोथेरेपी दिवस मनाया जाता है। और इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी थीम। अगर 2023 की थीम की बात करें तो थीम क्या थी? गठिया की रोकथाम और प्रबंधन, आर्थराइटिस प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट, ये इसकी थीम थी। ये थीम आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। टेनिस के यूएस ओपन महिला एकल फाइनल 2023 का खिताब किसने जीता है? मोस्ट इंपोर्टेंट। हु हैज ओन द यूएस ओपन विमेंस सिंगल्स फाइनल 2023 टाइटल ऑफ टेनिस? तो इसका आंसर हो जाएगा कोको गॉफ। ठीक है, जो अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी हैं कोको गॉफ, उन्होंने बेलारूस की आर्यना सबालेंका को हराकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये आपको याद रखना है। अगर पुरुष की बात करें तो पुरुष एकल में सर्बिया के खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने रूस के खिलाड़ी डेनियल मेदवेदेव को हराकर अपना चौथा यूएस ओपन पुरुष एकल और 24वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। ये जो खिताब इन्होंने जीता है ये इनका चौथा यूएस ओपन है और टोटल जो इन्होंने अभी तक खिताब जीते हैं उसमें ये 24वां ग्रैंड स्लैम है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। डिजिटल किराया भुगतान के लिए देश का पहला ट्रांजिट कार्ड किसने पेश किया है? हु हैज़ इंट्रोड्यूस्ड द कंट्रीज फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड फॉर डिजिटल फेयर पेमेंट? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसने डिजिटल किराया भुगतान के लिए देश का पहला ट्रांजिट कार्ड पेश किया। अब देखिए, इस कार्ड से क्या होगा कि इससे ग्राहक एक ही कार्ड के द्वारा मेट्रो, बस, वाटर फेरी, पार्किंग आदि में आसान डिजिटल टिकटिंग किराया भुगतान कर सकते हैं तथा इसका उपयोग खुदरा और ई कॉमर्स भुगतान के लिए भी किया जा सकता है। ठीक है, इसका जो उपयोग है वो रिटेल में और जो ई कॉमर्स साइट हैं वहाँ पर भी इनका पेमेंट करने के लिए यूज किया जा सकता है। चलिए उसके बाद है द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण 2023 किन किन देशों के बीच आयोजित किया गया है? बाइलेटरल नेवल एक्सरसाइज वरुण 2023 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन विच कंट्रीज? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे ये जो सैन्य अभ्यास होते हैं इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए जो वरुण होता है सैन्य अभ्यास ये भारत और फ्रांस के बीच होता है। ठीक है, इस बार का जो एडिशन था वो कौन सा था? 21वां था, 21वां संस्करण हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? ये अरब सागर में हुआ था।
मैं देख रहा हूँ कि अभी कुछ सालों से जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन रहे हैं वो आपसे किन देशों के बीच हुआ है ये ना पूछ के या तो आपसे एडिशन पूछ देते हैं या किस जगह पर हुआ ये पूछ देते हैं। तो ये दो चीज़ें भी आपको याद रखनी है। चलिए आगे देखते हैं। 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 कहाँ आयोजित किए जाने हैं? वेयर आर दी 37th नेशनल गेम्स 2023 टू बी हेल्ड? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 37वें जो राष्ट्रीय खेल होने वाले हैं वो कहाँ पर होने वाले हैं? गोवा में होने वाले हैं। ठीक है, गोवा के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई द्वारा राष्ट्रीय खेल 2023 के लिए मसाल तथा अमिताभ बच्चन की आवाज़ में थीम सॉन्ग भी लॉन्च किया गया। तो आपको याद रखना है कि कहाँ पर होने वाले हैं? गोवा में होने वाले हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके जरूर इसको याद रखना। चलिए आगे देखते हैं। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में पहला स्थान किस शहर का है? विच सिटी हैज़ द फर्स्ट पोजीशन इन द क्लीन एयर सर्वे 2023? इसको मैं 3 स्टार देना चाहूँगा इस क्वेश्चन को, और देखना ये कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में ज़रूर दिख जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इंदौर। ठीक है, जो अभी 2023 का स्वच्छ वायु सर्वेक्षण हुआ था उसमें पहला स्थान किसको मिला? इंदौर सिटी को मिला। अगर हम प्रथम श्रेणी की बात करें, प्रथम श्रेणी में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों को शामिल किया गया है। ठीक है, इसमें इंदौर के बाद आगरा और थाने क्या हैं? ये प्रथम श्रेणी में इनका पहला स्थान है। ठीक, अगर सबसे खराब प्रदर्शन की बात करें तो मदुरई यहाँ पर 46वें नंबर पे है, हावड़ा 45 पे और जमशेदपुर 44वें नंबर पे है। अगर द्वितीय श्रेणी की बात करें, इसमें 3 से लेकर 10 लाख तक की जनसंख्या आती है। इसमें आपके अमरावती, मुरादाबाद और गुंटूर, ये 3 सिटी क्या हैं यहाँ पे टॉप पे हैं। तृतीय श्रेणी में 3 लाख तक की जनसंख्या वाले शहर आते हैं। इसमें आपके परवाणु हिमाचल प्रदेश का शहर है, काला अम्ब ये भी हिमाचल प्रदेश का है, और अंगुल उड़ीसा, ये 3 क्या है यहाँ पे शीर्ष में है। और अगर सबसे खराब की बात करें हम तृतीय श्रेणी में, तो कोहिमा यहाँ पर 39वें नंबर पे कोहिमा है, इसका सबसे खराब प्रदर्शन रहा है। और एक चीज़ आपको याद रखनी है कि 7 सितंबर को क्या मनाया जाता है? नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज। और इसकी थीम क्या थी 2023 की? स्वच्छ वायु के लिए एक साथ, टुगेदर फॉर क्लीन एयर। तो ये भी आपको याद रखना है। चलो भाई स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। चलिए आगे देखते हैं। ONDC इन अ बॉक्स लॉन्च करने वाला भारत का पहला विदेशी बैंक कौन बन गया है? हु हैज़ बिकम दी फर्स्ट फॉरेन बैंक इन इंडिया टू लॉन्च ONDC इन अ बॉक्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा HSBC इंडिया। ठीक है, ये जो HSBC इंडिया बैंक है ये पहला विदेशी बैंक बन गया है ONDC इन अ बॉक्स लॉन्च करने वाला। देखिए जो ONDC है ये क्या है? एक खुला इंटर ऑपरेबल नेटवर्क बनाने की पहल है जिस पर खरीदार और विक्रेता एक ही मंच पर मौजूद हुए बिना भी क्या कर सकते हैं? लेन देन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जो HSBC है इसका फुल फॉर्म क्या है? हांगकांग और संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, पहली बार 3 मार्च 1865 को स्थापित हुआ था हांगकांग और संघाई बैंक के रूप में, और पहली बार 14 अगस्त 1866 को निगमित किया गया इसको हांगकांग और संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन के रूप में। तो ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए आगे देखते हैं। सरकारी अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए मेटी के साथ साझेदारी किसने की है? हु हैज़ पार्टनर्ड विथ मेटी टू ट्रेन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स? तो इसका आंसर हो जाएगा गूगल क्लाउड। ठीक है, जो गूगल क्लाउड है उसने सरकारी अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए मेटी के साथ क्या की है? साझेदारी की है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। G20 प्रदर्शनी में लोकतंत्र की जननी पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? हु लॉन्च्ड द इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी पोर्टल एट द G20 एग्जीबिशन? तो ये जो भारत लोकतंत्र की जननी पोर्टल लॉन्च किया ये किसने किया?
संस्कृति मंत्रालय ने किया, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने। ठीक है, इस पोर्टल को 5 खंडों और 22 उपखंडों में बांटा गया है। अब ये 5 खंड क्या क्या हैं देखो। सिंधु सरस्वती सभ्यता 6000 से लेकर 2000 ईसा पूर्व तक, महाजनपद 7 से 8 ईसा पूर्व, विजयनगर साम्राज्य 14 से 16 शताब्दी और अकबर शासनकाल 1556 से 1605 तक रहा। अकबर शासनकाल से लेकर भारत का संविधान 1947 तक। और 5वां क्या है इसमें, आधुनिक भारत में चुनाव 1952 के बाद। तो ये 5 खंड इसके हैं, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 2024 का G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? वेयर विल बी 2024 G20 समिट बी हेल्ड? देखो भाई, जो 2024 का G20 शिखर सम्मेलन होने वाला है वो कहाँ पर होने वाला है? ब्राज़ील में। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 2023 का तो भारत में हो रहा है। ठीक है, अभी ये संपन्न हो गया 2023 का, और 2024 का कहाँ पर होने वाला है? ब्राज़ील में होने वाला है। अब देखिए, जो 2024 में ये G20 होगा, ये कौन सा संस्करण होगा? 19वां संस्करण होगा। अभी 2023 वाला कौन सा था? 18वां था। आपसे ये संस्करण भी पूछ सकते हैं। 18वां 2023 में है, 24 में कौन सा होगा? 19वां संस्करण। अगर ब्राज़ील की बात करें तो राजधानी क्या है इसकी? ब्रासिलिया है। और ये किस महाद्वीप में आता है? दक्षिण अमेरिका में आता है। ठीक है, यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? लूला दा सिल्वा। और यहाँ की जो मुद्रा है, करेंसी, वो है ब्राज़ीलियन रियल। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय वन शहीद दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑन विच डेट इज नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे सेलिब्रेटेड? तो जो राष्ट्रीय वन शहीद दिवस होता है वो 11 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और 2023 की थीम क्या थी? जंगल और स्वास्थ्य, फॉरेस्ट एंड हेल्थ। तो ये थीम याद रखनी है आपको। चलिए आगे देखते हैं। तीरंदाजी विश्व कप 2023 में रजत पदक किसने जीता है? हु हैज ओन द सिल्वर मेडल इन आर्चरी वर्ल्ड कप 2023? तो इसका आंसर है प्रथमेश जावकर। ठीक है, इन्होंने क्या किया है? तीरंदाजी विश्व कप 2023 में रजत पदक प्राप्त किया। अब देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं ये सारे, मैंने यहाँ पर ले लिए हैं, आप इनको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए, अगर स्वर्ण पदक की बात करें पुरुषों की कंपाउंड टीम, तो इसमें जो स्वर्ण पदक मिला वो मिला ओजस प्रवीण देवतले, प्रथमेश जावकर और अभिषेक वर्मा को। और महिला कंपाउंड टीम में मिला था अदिति गोपीचंद स्वामी, ज्योति सुरेखा वेन्नम और परनीत कौर को। कांस्य पदक मिला था पुरुषों की रिकर्व टीम में धीरज बोमदेवरा, अतानु दास और तुषार प्रभाकर सेलके को। और महिला रिकर्व टीम में कांस्य पदक मिला था भजन कौर, अंकिता भक्त और सिमरनजीत कौर को। ठीक, कांस्य पदक महिला व्यक्तिगत में मिला था किसको? ज्योति सुरेखा वेन्नम को। तो ये भी आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो महिला व्यक्तिगत हुआ था उसमें कांस्य पदक किसको मिला? ज्योति सुरेखा वेन्नम को। और पुरुषों की बात करें तो व्यक्तिगत में किसको मिला है? प्रथमेश जावकर को। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप जरूर याद रखना इसको। चलिए आगे देखते हैं। वर्ष 2022 के शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए कितने वैज्ञानिकों का चयन किया गया है? हाउ मैनी साइंटिस्ट हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड फॉर द ईयर 2022? ठीक है, तो 2022 के जो अभी अवार्ड दिए गए हैं शांति स्वरूप भटनागर, इसके लिए कितने वैज्ञानिकों का चयन किया है? यहाँ पर 12 वैज्ञानिकों का। ठीक है, ये आपको नंबर याद रखना है। अब देखिए किस किस को मिला है। अगर जैविक विज्ञान की बात करें, बायोलॉजिकल साइंसेस, इसमें अश्विनी कुमार, मदिका सुब्बा रेड्डी, इनको मिलेगा। केमिकल साइंस में मिलेगा आपका अकट्टू बीजू और देवव्रत मैती को। अर्थ एंड एटमॉस्फेरिक साइंस में मिलेगा विमल मिश्रा को। इंजीनियरिंग साइंसेज में मिलेगा दीप्ति रंजन साहू और रजनीश कुमार को। मैथमेटिकल साइंस में मिलेगा अपूर्व खरे और नीरज कयाल को। मेडिकल साइंस में मिलेगा दीप्यमान गांगुली को। और फिजिकल साइंस में मिलेगा अनिंदई दास और वासुदेव दासगुप्ता को। ठीक, तो ये सारे यहाँ पर मैंने ले लिए हैं, आप इनके नाम याद रखें किसको किस फील्ड में मिल रहा है।
ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको बार बार देख सकते हैं। चलिए भाई, लास्ट क्वेश्चन है इसका, नंदिनी कृषक समृद्धि योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? नंदिनी कृषक समृद्धि योजना हैज़ बीन लॉन्च्ड बाई विच स्टेट गवर्नमेंट? तो अभी हाल ही में जो नंदिनी कृषक समृद्धि योजना है वो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। तो ये नाम आपको याद रखना है, ठीक है। जो नंदिनी कृषक समृद्धि योजना है ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? उत्तर प्रदेश के द्वारा लॉन्च की गई है। तो भाई ये थे हमारे इस वीक के करंट अफेयर। हमने इसमें 8 से लेकर 14 सितंबर तक के करंट अफेयर यहाँ पर हमने कर लिए हैं। आई होप कि ये चीज़ें आपको पसंद आई होंगी, समझ में आई होंगी। अगर चीज़ें सही लगी तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए। और फिर से कह रहा हूँ कि जो हमारा 1000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट है उसको पूरा करने में मेरी आप हेल्प करेंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। तो आप लोग अगर चैनल को अभी तक नहीं किया आपने सब्सक्राइब, तो पहले वो जाके कीजिए, ठीक है। और इसके अलावा जो भी यहाँ पर अदर कंटेंट है आप देख सकते हैं, यहाँ पर प्लेलिस्ट मैंने अलग से बना रखी हैं। वो सारी चीज़ें मैंने एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बनाई हैं कि अभी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं वहाँ पे जिस टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो चीज़ें मैंने वहाँ पर ली हुई हैं। तो आप उन्हें ज़रूर देखिए और अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।